अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कि पाकिस्तान का जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का, उसमें जो अमेंडमेंट्स की गई उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, ऑल अदर लॉज आर सबऑर्डिनेट लॉज। सुप्रीम लॉ जो कंट्री का है, जिसके अकॉर्डिंग पूरे कंट्री का लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी जिसके अंडर रन होती है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। बाकी सब के सब लॉज जो हैं वो सबऑर्डिनेट लॉज हैं टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का रिटन है और इसको पास किया गया है फ्रॉम पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज़ सेनेट एंड नेशनल असेंबली को, दोनों को पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन में मजलिस शूरा कहा जाता है। टोटल 26 अमेंडमेंट्स हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में। 1973 से जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके बाद 26 अमेंडमेंट्स की गई हैं। इन 26 अमेंडमेंट में से जो 23 अमेंडमेंट्स हैं वो टेक्निकली पास हुई हैं दोनों हाउसेस से, सेनेट से भी एंड नेशनल असेंबली से भी। हम नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे अमेंडमेंट तब ही होती है कॉन्स्टिट्यूशन में जब वो दोनों हाउसेस से पास हो, सेनेट से भी और नेशनल असेंबली से भी। तो 26 अमेंडमेंट में से 23 अमेंडमेंट्स दोनों हाउसेस से पास हो गई थी, बट 3 अमेंडमेंट्स जो हैं वो दोनों हाउसेस से पास नहीं हो सकी थी, सिर्फ एक हाउस से पास हुई, इसीलिए वो लॉ नहीं बन पाई। ये MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है कि US के कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक जब से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना है ओनली 27 अमेंडमेंट्स की गई हैं, और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो 1950 में बना था उसमें अब तक 105 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में बना था और इसमें 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। अब हम शॉर्टली स्टडी करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट को कैसे किया जाता है या अमेंडमेंट्स के बारे में प्रोसीजर कहाँ पे लिखा हुआ है। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे की जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका सारा प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन्ड है। आर्टिकल 238 ये बताता है कि जो अमेंडमेंट है वो पार्लियामेंट करेगा, यानी मजलिस शूरा करेगी, नेशनल असेंबली एंड सेनेट दोनों में से बिल पास होगा, अमेंडमेंट होगी कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्स्ट है 238 आर्टिकल में कि बिल जनरेट हो सकता है किसी भी हाउस से, मीन्स सेनेट से भी हो सकता है। अमेंडमेंट का बिल किसी भी हाउस से जनरेट हो सकता है, और काफ़ी बिल हैं जैसे मनी बिल है या कोई भी इस तरह का बिल हो तो वो सिर्फ नेशनल असेंबली से ही जनरेट हो सकता है। लेकिन अमेंडमेंट का बिल दोनों हाउसेज में से किसी भी हाउस में से जनरेट हो सकता है, सेनेट भी इसको कर सकता है जनरेट और नेशनल असेंबली भी। इसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए दोनों हाउसेज से। पहले एक हाउस से बिल पास होगा, देन दूसरे हाउस के पास आएगा, वहाँ से पास होगा बिल, और देन उसको असेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। प्रेसिडेंट उस अमेंडमेंट पर सिग्नेचर करेगा तो अमेंडमेंट हो जाएगी। तरह से 25th अमेंडमेंट में KPK के साथ फाटा को मर्ज करना था, तो उस अमेंडमेंट को प्रेसिडेंट के पास भेजने से पहले दोनों हाउसेस से पास करवाया गया, देन प्रोविंशियल असेंबली से पास करवाया गया, देन प्रेसिडेंट के पास उसे असेंट के लिए भेजा गया और फिर वो अमेंडमेंट हुई। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी अमेंडमेंट हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमने पीछे ही स्टडी किया कि टोटल 26 अमेंडमेंट्स की गई पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्स्ट 7 अमेंडमेंट्स अमेंड की गई जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया, उनके दौर में हुआ। उनका दौर था 1971 से लेकर 1977 तक। तो 1971 से 1973 तक वो प्रेसिडेंट रहे, देन 1973 से 1977 तक वो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे प्रेसिडेंट के बाद। तो उन्होंने टोटल 7 अमेंडमेंट्स की इस ड्यूरेशन में। फर्स्ट अमेंडमेंट हुई मई 4 1974 को। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो गया था, बट पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में सारा रेफरेंस था ईस्ट पाकिस्तान के अकॉर्डिंग भी, बट मई 4 1974 को पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर्स को रीडिफाइन किया और रिमूव कर दिए सारे रेफरेंसेस जो थे ईस्ट पाकिस्तान के अकॉर्डिंग। और पाकिस्तान ने 22 Feb 1974 को बांग्लादेश को एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट मान लिया था, तो इसीलिए 1974 में ये अमेंडमेंट कर दी गई। उसके बाद है सेकंड अमेंडमेंट। सेकंड अमेंडमेंट सितंबर 7 1974 को की गई, ये भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ही की। ओके, सेकंड अमेंडमेंट की गई सितंबर 7 1974 को। ये डिक्लेयर कर दिया गया कि अहमदीज़ नॉन मुस्लिम हैं और वो मिनॉरिटी हैं हमारे कंट्री में। थर्ड अमेंडमेंट वाज डन ऑन Feb 18 1975। इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक होती है इम्प्रिजनमेंट और एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। इम्प्रिजनमेंट में किसी ने क्राइम किया
उसको जेल में डाल दिया गया। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये है कि कोई इंसान है और उसे सस्पेक्शन है कि ये क्राइम कर सकता है या उसने पहले पास्ट में क्राइम किया हुआ है, तो उसकी वजह से उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाता है। इसका ड्यूरेशन पहले 1 मंथ था और थर्ड अमेंडमेंट के बाद इस ड्यूरेशन को इंक्रीज़ करके 3 मंथ्स कर दिया गया और ये अमेंडमेंट हुई Feb 18, 1975 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में। फोर्थ अमेंडमेंट हुई 21 नवंबर 1975 को। इसमें मिनॉरिटी की सीट्स को कम कर दिया गया। ये रिलेटेड थी थर्ड अमेंडमेंट से एक्चुअली, जिसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन के ड्यूरेशन को 1 मंथ से 3 मंथ कर दिया गया था। तो इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले क्रिमिनल्स को बेल मिल जाती थी कोर्ट्स की तरफ से। तो इस अमेंडमेंट के थ्रू कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ये कर दिया गया कि कोर्ट कभी भी बेल ग्रांट नहीं कर सकती प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले क्रिमिनल्स को, या मुजरिम जो भी सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स हैं उनको बेल नहीं दे सकती। फिफ्थ अमेंडमेंट सितंबर 5, 1976 को की गई। इसमें हाई कोर्ट की पावर्स को और रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। जैसे हमने देखा ऊपर कि बेल भी ग्रांट नहीं कर सकती थी कोर्ट अब प्रिवेंटिव डिटेंशन के क्रिमिनल को, सो रिस्ट्रिक्ट द पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। नेक्स्ट है सिक्स्थ अमेंडमेंट दिसंबर 22, 1976 को की गई। ये भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में ही हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज को 65 ईयर्स कर दिया गया और हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज को 62 ईयर्स कर दिया गया। और भी काफ़ी चेंजिंग्स हुए सिक्स्थ अमेंडमेंट में, बट प्रोमिनेंट यही थे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट एज डिफाइन कर दी गई कॉन्स्टिट्यूशन में। लास्ट अमेंडमेंट जो हुई जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में वो हुई मई 16, 1977 को इन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द पीपल। जैसे रेफरेंडम में किया जाता है, लोगों से उनकी राय पूछी जाती है, इसी तरह से 7th अमेंडमेंट में जो मई 16, 1977 को की गई उसमें पीएम को इनेबल कर दिया गया कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सकते हैं। फर्स्ट 7 अमेंडमेंट्स तो की थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हुई। नेक्स्ट जो 8 से 10 तक अमेंडमेंट 3 अमेंडमेंट्स हैं, 8th, 9th एंड 10th, ये ज़ियाउल हक के दौर में हुई। ज़ियाउल हक का ड्यूरेशन था 1978 से लेकर 1988 तक। तो उनके फर्स्ट अमेंडमेंट हुई नवंबर 11, 1985 को। ये थी 8th अमेंडमेंट। इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम को सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि ज़ियाउल हक थे प्रेसिडेंट उस टाइम पे, तो प्रेसिडेंट की पावर्स उनको ज़्यादा चाहिए थी। एज हमें पता है जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नॉमिनल पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम होने की वजह से ऐसा है कि पीएम के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं, बट ज़ियाउल हक थे प्रेसिडेंट, सो उन्होंने 8th अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट्री सिस्टम को सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। और बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुई इसमें 58(2) भी, जिसमें यह कहा गया कि प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व नेशनल असेंबली। इसी अमेंडमेंट की वजह से मोहम्मद खान जनेजो, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ एंड अगेन बेनज़ीर भुट्टो को डिसॉल्व कर दी गई उनकी पावर्स, बिकॉज प्रेसिडेंट जो भी प्रेसिडेंट था इन ड्यूरेशंस में, मोहम्मद खान जनेजो पीएम थे इनके दौर में, बेनज़ीर भुट्टो के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में एंड अगेन बेनज़ीर भुट्टो के दौर में, जो भी प्रेसिडेंट्स थे, जब उनकी आपस में रिजेंटमेंट प्रोड्यूस हुई पीएम और प्रेसिडेंट के दरमियान, तो प्रेसिडेंट्स ने इस पावर को इस्तेमाल करते हुए कि प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व नेशनल असेंबलीज को डिसॉल्व कर दिया। सेकेंड अमेंडमेंट जो की गई ज़ियाउल हक के दौर में वो थी 1985 में। ये इस्लामिक अमेंडमेंट थी कि बिल टू इम्पोज शरिया लॉज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। इसमें बिल दिया गया जिसमें ये कहा गया कि शरिया लॉ जो है उसको सुप्रीम लॉ बना दिया जाए लैंड का। तो ये सेनेट से तो पास हो गई थी बट कुड नेवर बी पास्ड बाय नेशनल असेंबली, लेकिन ये अमेंडमेंट नेशनल असेंबली से पास नहीं हो सकी। तो ये उन 3 अमेंडमेंट्स में से है 26 में से, जो एक ही हाउस से पास हुई और दूसरे हाउस से नहीं पास हुई, इसलिए वो लॉ नहीं बन सकी। 10th अमेंडमेंट जो लास्ट अमेंडमेंट थी की गई ज़ियाउल हक के दौर में, मार्च 29, 1987 को हुई। इसमें ये कहा गया कि जो सेशन नेशनल असेंबली है उसमें 130 डेज से ज़्यादा का इंटरवल नहीं आना चाहिए, मीन्स गैप नहीं आना चाहिए 130 डेज से ज़्यादा। इससे पहले 160 डेज़ का गैप अलाउ था नेशनल असेंबली के सेशन में। सेशन के इंटरवल को कम कर दिया गया 160 डेज से 130 डेज। नेक्स्ट है 11th अमेंडमेंट। 11th अमेंडमेंट की गई बेनज़ीर भुट्टो के दौर में 1989 में।
उनका जो फर्स्ट ड्यूरेशन था बेनज़ीर भुट्टो का वो था 1988 से लेकर 1990 तक। उनके इस ड्यूरेशन में सिर्फ एक ही अमेंडमेंट की गई और वो है 11th अमेंडमेंट। बट ये अमेंडमेंट नहीं हुई कॉन्स्टिट्यूशन में, ये लॉ नहीं बनी क्योंकि ये दोनों हाउसेस से पास नहीं हो सकी थी, सिर्फ एक हाउस से पास हुई। इसमें ये कहा गया था कि वेमेन के लिए कुछ सीट्स रिजर्व की जाएँ, लेकिन फिर बिल विदड्रा कर दिया गया 1992 में बिकॉज ये लॉ नहीं बन सका। दोनों हाउसेस से ये अमेंडमेंट पास नहीं हो सकी। नेक्स्ट है 12th अमेंडमेंट। ये की गई जुलाई 1991 को। ये ड्यूरेशन था नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे। 1990 से लेकर 1993 तक उनका ड्यूरेशन था। इसमें 1991 में ये की गई। इसमें स्पीडी ट्रायल कोर्ट वाज सेट फॉर 3 years। ट्रायल कोर्ट सेट की गई 3 साल के लिए। नेक्स्ट है 13th एंड 14th अमेंडमेंट। नवाज शरीफ के बाद 1993 से 1997 तक अगेन ड्यूरेशन रहा बेनज़ीर भुट्टो का। बट उस ड्यूरेशन में अगेन कोई अमेंडमेंट नहीं हुई। बेनज़ीर भुट्टो के फर्स्ट ड्यूरेशन में भी कोई अमेंडमेंट नहीं हुई, की गई, एक हाउस से पास हुई अमेंडमेंट, बिल ओरिजिनेट हुआ था बट नहीं हो सका। एंड द सेकंड जो ड्यूरेशन था बेनज़ीर भुट्टो का जो था 1993 से लेकर 1997 तक, उसमें भी कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुई। नेक्स्ट जो सेकंड ड्यूरेशन था नवाज शरीफ का, उसमें 13 से लेकर 16 तक अमेंडमेंट, 13, 14, 15 एंड 16th अमेंडमेंट, 4 अमेंडमेंट्स की गई इनके ड्यूरेशन में। नवाज शरीफ के सेकंड ड्यूरेशन में, पीएम बनने के सेकंड ड्यूरेशन में, और इनका जो ड्यूरेशन था वो था 1997 से लेकर 1999 तक। तो फर्स्ट अमेंडमेंट जो नवाज शरीफ के सेकंड ड्यूरेशन में हुई वो थी अप्रैल 1997 को, और ये रिवर्स था 8th अमेंडमेंट का। जैसे 8th अमेंडमेंट में हमने देखा कि जनरल ज़ियाउल हक ने प्रेसिडेंट को ये पावर दी थी कि वो डिज़ोल्व कर सकता है नेशनल असम्बली। इसी वजह से पिछली नवाज शरीफ की असम्बली भी इसी वजह से डिज़ोल्व हुई थी, इसलिए उन्होंने आते ही पहली जो अमेंडमेंट की वो 13th अमेंडमेंट की कि 8th अमेंडमेंट को रिवर्स कर दिया कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कैन नॉट डिज़ोल्व नेशनल असम्बली, कि वो डिज़ोल्व नहीं कर सकता नेशनल असम्बली को। नेक्स्ट जो नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में जो दूसरी अमेंडमेंट की गई वो थी 14th अमेंडमेंट जो जुलाई 3, 1997 को की गई। इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी डिस्पिस्ड अपॉन डिफेक्शन टू स्टॉप हॉर्स ट्रेडिंग, कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में लोग जा रहे थे सेशन नेशनल असम्बली के 5 साल टर्म के ड्यूरेशन में ही, तो इसके लिए एक रूल बना दिया गया कि मेंबर पार्लियामेंट के डिसमिस किए जा सकते हैं अपॉन डिफेक्शन टू स्टॉप हॉर्स ट्रेडिंग, और एक्सट्रीम पावर्स दे दी गई प्राइम मिनिस्टर को। इससे पहले ज़्यादा पावर्स जैसे प्रेसिडेंट के पास थी, कुछ जो थी, बिल्कुल ही प्रेसिडेंट नॉमिनल बन गया 14th अमेंडमेंट के बाद, और एक्सट्रीम पावर्स चली गई प्राइम मिनिस्टर के पास। नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में तीसरी अमेंडमेंट जो की गई वो थी 15th अमेंडमेंट। ये हुई अगस्त 1998 को। इसमें बिल टू इम्पोज शरिया लॉ, दिस बिल वॉज नेवर पास्ड, और जिस तरह से 9th और 11th अमेंडमेंट कभी भी पास नहीं हुई, इसी तरह से 15th अमेंडमेंट भी पास नहीं हो सकी। लास्ट अमेंडमेंट जो नवाज शरीफ के दूसरे ड्यूरेशन में हुई वो थी 16th अमेंडमेंट। ये हुई अगस्त 1999 को। अगस्त 1999 में नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत फिर पे ख़त्म हो गया, तो अगस्त 1999 में लास्ट अमेंडमेंट की गई। ये थी इन 1973 में कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 27। इंक्रीज़ कर दी गई टर्म अपॉइंटेड फॉर कोटा सिस्टम एज पर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन फ्राम 20 to 40 years। वही कोटा सिस्टम जो पहले 20 years था उसको अब 40 years इंक्रीज़ करके कर दिया गया। ओके, अब नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत 1999 में ख़त्म हुआ और मार्शल लॉ लग गया कंट्री में 1999 में, और परवेज़ मुशर्रफ ने लगाया। तो परवेज़ मुशर्रफ का दौरे हुकूमत रहा 1999 से 2008 तक, और उनके दौरे हुकूमत में सिर्फ एक अमेंडमेंट हुई और वो थी 17th अमेंडमेंट। दिसंबर 2003 में ये की गई। इसमें रिवर्स कर दिया गया 13th को और रिवाइव कर दिया गया 8th अमेंडमेंट को। 8th अमेंडमेंट में पावर्स दे दी गई थी बहुत ज़्यादा प्रेसिडेंट को जनरल ज़ियाउल हक के दौर में। देन नवाज शरीफ इसी अमेंडमेंट की वजह से, प्रेसिडेंट की इसी पावर की वजह से कि वो नेशनल असम्बली को डिसॉल्व कर सकता है, नवाज शरीफ अपने पहले दौरे हुकूमत में इसी वजह से उनकी नेशनल असम्बली डिसॉल्व होगी। तो सेकंड टाइम जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने आते ही 8th अमेंडमेंट को रिवर्स कर दिया थ्रू 13th अमेंडमेंट। इन 17th अमेंडमेंट जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो प्रेसिडेंट बन गए थे उन्होंने अगेन 13th को रिवर्स कर दिया और रिवाइव कर दिया 8th अमेंडमेंट को। दैट्स मीन प्रेसिडेंट की पावर्स को इंक्रीज़ कर दिया। अब प्रेसिडेंट अगेन नेशनल असम्बली को डिसॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट है 18th अमेंडमेंट। 2008 में परवेज़ मुशर्रफ का दौरे हुकूमत ख़त्म हो गया और 2008 से लेकर 2013 तक हुकूमत हो गई आसिफ अली जरदारी, मुल्क के प्रेसिडेंट बन गए।
पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे 18 से लेकर 20th यानी 3 अमेंडमेंट्स हुई आसिफ अली जरदारी के दौरे हुकूमत में, 18th, 19th एंड 20th। 18th अमेंडमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लार्जेस्ट अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इसमें 103 आर्टिकल्स को अमेंड किया गया और ये अप्रैल 8, 2010 में हुई। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स हुई इसमें, तो इसका अलग से क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा आता है कि 18th अमेंडमेंट ने किस तरह से प्रोविंसेस को ज़्यादा पावरफुल बना दिया। सो 18th अमेंडमेंट ने रिमूव कर दी पावर प्रेसिडेंट की टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली यूनिलैटरली। मींस प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व नेशनल असेंबली, इसमें कर सकता था अभी भी, बट अकेले नहीं कर सकता था। ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व नेशनल असेंबली। मोर अथॉरिटी दे दी गई प्रोविंसेस ज़्यादा सेल्फ सफिशेंट हो गए। NFC जैसे था अवार्ड वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। प्रोविंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा बजट के मामले में सेल्फ सफिशेंट कर दिया गया। और NWFP जो सूबा है उसको रीनेम कर दिया गया SKP के। पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान कहा जाता था, उसको अब खैबर पख्तूनख्वा कर दिया गया 18th अमेंडमेंट में। 18th अमेंडमेंट में और भी बहुत सारे चेंजेस आए, उनको हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। आसिफ अली जरदारी के दौरे हुकूमत में जो सेकंड अमेंडमेंट की गई वो थी 19th अमेंडमेंट। टोटल 3 अमेंडमेंट्स की गई उनके दौर में। फर्स्ट 18th एंड सेकंड वन वाज 19th अमेंडमेंट। ये दिसंबर 22, 2010 में की गई। इसमें रीविजिट किया गया जुडिशल कमीशन अमेंडमेंट को इन आर्टिकल 175A। जुडिशरी की कुछ अमेंडमेंट की गई। अपॉइंटमेंट जजेस की सुप्रीम कोर्ट के, उनके बारे में प्रोसीजर को थोड़ा चेंज कर दिया गया। और अमेंडमेंट बना दी गई नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी। और PM वाज आल्सो एडेड इन जुडिशल कमीशन में। प्राइम मिनिस्टर को भी ऐड कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू 18th अमेंडमेंट 2 जजेस होते थे पहले, तो 19th अमेंडमेंट के बाद जजेस की तादाद 4 हो गई जो जुडिशल कमीशन में मौजूद थे। तो आसिफ अली जरदारी के दौर में जो थर्ड अमेंडमेंट की गई वो थी 20th अमेंडमेंट, और ये Feb 14, 2012 को की गई। 2013 में आसिफ अली जरदारी का दौरे हुकूमत ख़त्म हो गया था, तो 20th अमेंडमेंट 2012 में की गई। इट डील विद केयर टेकर सेटअप। केयर टेकर गवर्नमेंट किस तरह से सेट होगी उसके बारे में इसमें बताया गया। चेंजिंग की गई थोड़ी सी। नेशनल असम्बली जब 5 साल कंप्लीट कर लेगी तो पाकिस्तान विल ट्रांसफ़र इन केयर टेकर सेटअप, तो पाकिस्तान केयर टेकर सेटअप में कन्वर्ट हो जाएगा। पार्लियामेंट्री कमेटी विल बी सेटअप 4 मेंबर्स फ्राम ओपोजिशन, 4 फ्राम गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री कमेटी में 4 मेंबर ओपोजिशन से होंगे और 4 जो हैं वो गवर्नमेंट से होंगे। 8 members will have 3 days for appointment of caretaker PM and cabinet। 8 members के पास ये जो 4 मेंबर ओपोजिशन से और 4 गवर्नमेंट से होंगे, उनके पास 3 दिन होंगे कि वो केयर टेकर PM और कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कर दें। अगर ना कर सके तो फिर इलेक्शन कमीशन करेगा। सेम फॉर प्रोविंसेस, और प्रोविंसेस की असेंबलीज़ के लिए भी, प्रोविंशियल असेंबलीज़ के लिए भी यही रूल्स थे। इफ़ 8 members couldn't point, the appointment will be done by election commission। अगर 8 members की अपॉइंटमेंट नहीं कर सके तो फिर इलेक्शन कमीशन करेगा अपॉइंटमेंट। 21 से लेकर 25th अमेंडमेंट तक अमेंडमेंट्स की गई नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में। तो 21st अमेंडमेंट में इस्टेब्लिशमेंट की गई मिलिट्री कोर्ट्स की टू डिलीवर स्पीडी जस्टिस। एज यू नो कि 2014 में पेशावर APS अटैक हुआ था, तो उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स बना दी गई ताकि टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। 22nd अमेंडमेंट की गई जून 8, 2016 में। इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पावर्स को डिप्यूट कर दिया गया टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और ओपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों मिलके इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को अपॉइंट करेंगे, इसमें ये कहा गया। और रिटायरमेंट एज 65 से 68 ईयर्स रखी गई इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर्स की रिटायरमेंट एज 62 ईयर्स से बढ़ाकर 65 ईयर्स कर दी गई। नेक्स्ट है 23rd अमेंडमेंट। 23rd अमेंडमेंट की गई जनवरी 7, 2017 में। इसमें मिलिट्री कोर्ट्स को, जो मिलिट्री कोर्ट्स 2015 में बनाई गई थी APS अटैक के बाद, उन 2 साल के लिए उनको बनाया गया था, और 2 साल के बाद उन्हें खुद ब खुद ख़त्म हो जाना था। उनके टाइम पीरियड को और 2 साल के लिए इंक्रीज़ कर दिया गया, यानी 6 जनवरी 2019 को इन कोर्ट्स को, मिलिट्री कोर्ट्स को ख़त्म हो जाना था। नेक्स्ट है 24th अमेंडमेंट। ये की गई दिसंबर 22, 2017 में। मरदमशुमारी के बाद री एलोकेशन की गई नेशनल असम्बली की सीट्स की।
जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में है कि सेनेट की सीट्स तो प्रोविंस वाइज होंगी, सब प्रोविंसेस की सेम, बट नेशनल असेंबली में जो सीट्स हैं वो पॉपुलेशन वाइज होंगी। तो आफ्टर सेंसस यानी मरदमशुमारी के बाद इन सीट्स को चेंज कर दिया गया एंड अलाउ इलेक्शन अथॉरिटीज़ टू अपडेट बाउंड्रीज, और इलेक्शन अथॉरिटीज़ को कहा गया कि अब बाउंड्रीज़ को अपडेट कर लिया जाए प्रोविंसेस की भी। तो इसी अमेंडमेंट में पंजाब की 8 सीट्स कम हो गई पॉपुलेशन कम होने की वजह से, KPK की 4 इंक्रीज़ हो गई, इसी तरह से बलूचिस्तान की भी 4 इंक्रीज़ हो गई 24th अमेंडमेंट में, और सिंध की सीट जो हैं वो सेम रही नेशनल असेंबली में। लास्ट हैं 25th एंड 26th अमेंडमेंट। 25th अमेंडमेंट की गई मई 31, 2018 में, और 26th अमेंडमेंट की गई मई 13, 2019 में। 25th अमेंडमेंट में फाटा को मर्ज कर दिया गया KPK में, और 12 मेंबर्स नेशनल असेंबली से कम हो गए फाटा के टू 6 हो गए वो, बिकॉज फाटा मर्ज कर दिया गया था KPK में। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड लास्ट वन इज़ 26th अमेंडमेंट। ये इसी का रिवर्सल था 25th का ऑलमोस्ट कुछ हद तक, कि फाटा की सीट जो पहले 12 से 6 कर दी गई थी मर्जर की वजह से, उनको अगेन 6 से 12 कर दिया गया, और प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स को 16 मेंबर से 24 मेंबर्स कर दिया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन जैसे इंडिया और पाकिस्तान सेम डे पे इंडिपेंडेंट मिली इनको 14 अगस्त, और नेक्स्ट इंडिया को 15 ऑफ अगस्त में, लेकिन इंडिया ने अपना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में ही बना लिया और वही रिटेन रहा उनका अभी तक। लेकिन पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ही जाके 1956 में बना, और उसके बाद वो भी एब्रोगेट हो गया। देन 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन भी एब्रोगेट हो गया, एंड देन 1973। तो क्या काजेज़ थे इन 2 कॉन्स्टिट्यूशंस के फेलियर के, 1956 और 1962 के, और क्यों पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेट बना, बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।